हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान एकेडमी ऑफिशियल एमडीएम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है रे ऑप्टिक्स। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक है हमारा प्रिज्म। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है प्रिज्म। चलिए हम देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो हम जानते हैं प्रिज्म क्या होता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक समांगी माध्यम होता है जिससे प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिज्म की अगर बात करते हैं तो प्रिज्म की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं प्रिज्म जो होता है वो दो पारदर्शी समांगी माध्यमों से घिरा हुआ एक व्यवस्था है जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रिज्म की बात करते हैं। फिर तो प्रिज्म के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखते हैं डेरिवेशन किस तरह से करना है। हम यहाँ पे एक प्रिज्म बना के चल रहे हैं। ठीक है, और अगर इसमें बात करते हैं प्रिज्म कोणों की तो एक प्रिज्म में 3 प्रिज्म कोण होते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे इसमें डेरिवेशन के। पहले हम फिगर को फॉर्मेट करते हैं, यानी कि बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिगर को हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा बन गया एक प्रिज्म जिसे हम नाम देते हैं ए बी व सी। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया गया ए बी व सी। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा है विरल माध्यम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेयर मीडियम, जिसे हिंदी में आप लिख सकते हैं क्या है, ये है विरल माध्यम। ठीक है, ये विरल माध्यम है, यानी कि इसे बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। ठीक, और ये है अंदर की तरफ ये हमारा है सघन माध्यम, सघन माध्यम। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डेंसर, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये इतना हो गया। हम क्या करें, सरफेस एसी पर यानी कि सरफेस एबी पर हम क्या करेंगे, ठीक है, एक प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं। ये रही प्रकाश किरण जो कि सतह एबी पर आपतित हो रही है। हम जान रहे हैं प्रकाश किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या घटना होता है। देखिए यहाँ पे ये प्रकाश किरण ऐसे सीध में निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर यानी कि इस पॉइंट पे हम एक अभिलंब खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं। ये रहा अभिलंब। ठीक है, इसको थोड़ा और हम बढ़ाते हैं। ठीक, और अभी हम देखने को पाएंगे कि हाँ, ये सतह पे ये प्रकाश किरण जिसे हम नाम देते हैं एल, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं एम का। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया ये आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मान के चल रहे हैं कितना, I1 एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रकाश किरण इधर चली गई, लेकिन इस प्रकाश किरण का जो पथ था ये वाला था, वास्तविक पथ इसका ये था, बट ये चली गई है दूसरे पथ से। ठीक है, अभी देखिए हम करेंगे क्या। अब हम इस वाले बिंदु पर भी, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करी है, प्रिज्म से बाहर भी निकलेगी, तो जब ये प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो सतह पे हम फिर से क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचते हैं। और अब की बार जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल से अबे हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे नॉर्मल हो गया, और जो निर्गत किरण है या फिर आप बोल सकते हैं अपवर्तित किरण, इनके बीच में जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये हम I2 मान के चलेंगे। और यहाँ पर और यहाँ पे एक कोण, ये कोण हम मान के चल रहे हैं कितना है, ये है R1, ये है कोण कितना, R2 है। हमको निकालना क्या है कि हमको निकालना एंगल ऑफ डिवीजन का मान। ठीक है, हमको निकालना है एंगल ऑफ डिवीजन यानी कि विचलन कोण का मान निकालना है। तो चलिए हम विचलन कोण के लिए सूत्र निकालते हैं। देखिए हम इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा ऐसे बैकट्रस लेके जाते हैं, यानी कि पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरण को ऐसे बैकट्रस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनता है जिसे हम डेल बोलते हैं। ठीक है, ये डेल एंगल है और इसी को हम नाम देते हैं विचलन कोण का। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, विचलन कोण। ठीक, ये रहा हमारा विचलन कोण जिसे हम डेल बोल रहे हैं। तो चलिए हम इस पे डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ नाम देते हैं। ये m हो गया,
इसको हम O नाम देते हैं, यहाँ पे इसको N नाम दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए S कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे S हो गया, ठीक। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको करना है, पहले स्टेप में क्या करना है कि अगर हमको डेल एंगल निकालना है, यानी कि विचलन कोण का मान निकालना है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एस एम एन, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है एस एम एन त्रिभुज, ठीक। यहाँ पे होता क्या है कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर हम ये वाला कोण पता कर ले जाएं और ये वाला कोण का मान पता कर ले जाएं, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा ये डेल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ये पूरे कोण की, तो ये पूरा कोण कितना है आई, और ये भी कोण तो हमारा पूरा कितना होना चाहिए था आई के बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये पूरा कोण हमारा आई है, अगर हम इतना निकालना चाहते हैं तो पूरा आई है, आई में से R1 को माइनस कर लो, मतलब I1 में से, तो I1 में से R1 को माइनस कर लेंगे तो ये वाला कोण हमको पता चल जाएगा, ठीक। और इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, I2 माइनस R2 अगर कर देते हैं, क्या I2 माइनस में R2 अगर करते हैं तो ये इतना कोण पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा आगे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्या लेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एस एम एन में, त्रिभुज एस एम एन में, ठीक है। त्रिभुज एस एम एन में अगर हम बात करें डेल की, या फिर पहले इस वाले एंगल का मान निकाल लेते हैं। मैं इसको स्मॉल एम मतलब स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं, और स्मॉल ए इज इक्वल टू आ जाएगा I1 माइनस में R1, ठीक है। और B की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं स्मॉल b मान के चल रहा हूं, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा I2 माइनस में क्या R2। इतनी चीजें हमको मिल जाएंगी ना। फिर देखें हमने क्या बोला कि ये जो अंतः कोणों का योग है ये बाह्य कोण के योग के क्या हो जाए, मतलब बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का योग इस कोण के ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस में B कोण के, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, डेल बराबर में आ जाएगा A के जगह पे हम रख देंगे I1 और माइनस में R1, और इनके जहाँ प्लस का सिंबल है बीच में तो प्लस का सिंबल लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे कितना है I2 है, माइनस में कितना है R2, ठीक है, इतना है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो डेल इज इक्वल टू आ जाएगा I1 माइनस में R1 प्लस में I2 और माइनस में R2। हम यहाँ पे क्या करते हैं, I1 और I2 को मतलब एक जगह पे रख लेते हैं, पास में रखते हैं, ये आ जाएगा I1 प्लस में कितना I2, ठीक है। ये ब्रैकेट में हो गया, ये माइनस R1 और माइनस में R2 है, माइनस को मैं कॉमन कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्या R1 माइनस में कितना R2, ठीक है। ये इतनी चीजें मिल गई हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के चल रहा हूँ, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट बना के चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं, ठीक। तो अब देखिए आगे के स्टेप में क्या करना है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला ट्रायंगल लेके चलो, ट्रायंगल MON में या NMO में, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज MON में, त्रिभुज MON में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोण R1 प्लस में कितना कोण R2 और प्लस में कितना हो जाएगा कोण O, और ये बराबर कितने के हो जाएगा 180 के। ये हमारा अभी समीकरण नहीं बनाते हैं, ये R1 प्लस में कितना हो गया R2 और ये आ जाएगा 180 माइनस में कितना कोण O, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए हमको करना क्या है, हम यहाँ से एक कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्भुज देख रहे हैं AMON, ठीक है। ये चतुर्भुज AMON, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये जो कोण यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे 90 यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि यहाँ और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमको पूरा लिखना है तो यहाँ से चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज AM और क्या AMON में हम सभी पूरे कोणों की बात करेंगे। कोण A प्लस में कोण
m प्लस में कोण o, ठीक है, और प्लस में कोण n, ये सभी कोणों का जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री के। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि हम ये देखने को पा रहे हैं क्या कि कोण m ये बराबर कितने के है, 90 डिग्री, और कोण n भी बराबर कितने के है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, तो कोण a प्लस में कितना, कोण o, ये हमारा आ जाएगा, ये प्लस में 180 के बराबर में 360। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो आ जाएगा कोण a और कितना, प्लस में कोण o, और आ जाएगा 360 माइनस में कितना, 180 डिग्री। यहां से कोण a प्लस में कोण o निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना, 180। फिर हम क्या करते हैं, कोण a का मान निकालते हैं। कोण a बराबर में आ जाएगा 180 माइनस में कोण o। ठीक है, अभी इसको लिखने का, चलो ठीक है कर लेते हैं इतना। अभी देखिए, ये हमको मिल गया समीकरण नंबर कितना, 4 मिल गया। समीकरण नंबर नहीं 4 नहीं करते हैं, अभी समीकरण नंबर 3 ही है, तो ये समीकरण नंबर हमारा 3 मिल गया। ठीक है, अब इस समीकरण 2 और समीकरण 3 की हम तुलना करा लेते हैं। तो इसमें एक पक्ष और मतलब एक पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, है ना, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, समीकरण में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 व 3 की, समीकरण नंबर 2 व 3 की, समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर इन समीकरणों की हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, तो कुल मिल जाएगा यहाँ पे कितना, r1 कोण प्लस में कितना, r2 कोण, r1 प्लस में r2, और ये बराबर हो जाएगा कोण a के। हम इसको लिख सकते हैं क्या, r1 प्लस में r2, और ये आ जाएगा कोण a के बराबर। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो अगला चौथा समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसका जो मान है, इसका मान हम पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 4 से, क्या, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, समीकरण नंबर 4 से r1 प्लस में r2 का मान, ठीक है, r1 प्लस में r2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आ जाएगा कितना, डेल बराबर में आ जाएगा, यहां से करोगे तो i1, ठीक है, प्लस में कितना, i2, और ये हो गया, माइनस कराओगे तो r1, और यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए था, r1 प्लस में r2, इनके जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए, और एक फार्मूला ये हमारा मिल गया 5वां। ठीक है, चलिए और भी हम आगे प्रोसेस में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए क्या करना है हमको, इतना तो हमको मिल गया डेल का फार्मूला। ठीक, अभी देखिए हम सतह AB पर स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, ठीक है, सतह AB पर स्नेल का नियम लगाने पर, तो सतह AB पर स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। तो सतह AB ये है हमारा, ये हमारा विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ1, और ये हमारा सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक कितना, μ2 है। ये भी हमारा विरल माध्यम, μ1 कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए ये भी सरफेस पे अगर हम क्या करते हैं, स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं, यानी कि स्नेल का नियम लगाते हैं, तो होगा क्या भैया, देखिए यहां से मिल जाएगा क्या, μ1 और साइन कितना, i1। ठीक है, μ1 sin i1 ये बराबर किसके होगा, तो ये मिल जाएगा μ2, और क्या मिल जाएगा, sin r2। ठीक है, यहाँ से हम मान के चल रहे हैं क्या, sin i1, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है i1 के sin r नहीं, यहाँ पे sin r1 चाहिए। ठीक है, sin r, और यहाँ पे sin r1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल है r1 के। ठीक है, r1 के इक्वल है। अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा μ1। ठीक, यहाँ से हमको मिल जाएगा μ1 और i1, कितना मिलेगा, μ1 i1, और ये बराबर में आ जाएगा किसके, μ2 r1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हमको I1 का मान चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा μ2 बाई μ1 और इनटू में R1, ठीक है, ये इतने के बराबर आ जाएगा। चलिए I1 का मान निकाल लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ21 R1, इतना लिख दिया गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब हम सतह AC पर स्नेल का नियम लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। यहां से लिखते हैं सतह AC पर स्नेल का नियम लगाने पर, सतह AC पर स्नेल का नियम लगाने पर, ठीक है। तो सतह AC पर आप स्नेल का नियम अप्लाई कर दीजिए, और सतह AC पर जब स्नेल का नियम लगाएंगे तो यहां से लगाइए, और ये आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा μ1, ठीक है, क्या आएगा μ1 साइन क्या I2, μ1 साइन I2, ठीक, ये हमारा बराबर होगा किसके, μ2 साइन R2 के बराबर हो जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, यही जो करे हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं करता हूँ, अभी ऐसे रहने देते हैं, μ1 और यहाँ पे मैं I2 डायरेक्टली कर रहा हूँ, और ये आ जाएगा μ2 और आ जाएगा कितना R2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हमको I2 का मान चाहिए था, I2 का मान निकालोगे, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हो I2 का, तो ये आ जाएगा यहाँ से μ2 में μ1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग करा दीजिए, तो μ2 बाई क्या आ जाएगा μ1, और यहाँ से आ जाएगा R2, और ये I2 इज इक्वल टू में आ जाएगा कितना, तो ये फिर से इसको लिख सकते हैं μ21 और इनटू में कितना R2। तो यहाँ पे आपने पांचवा समीकरण बना लिया, और आप सरलता के लिए इसके और समीकरण बना सकते हैं, ये छठा समीकरण आप बना सकते हैं, ये आप यहाँ पे सातवां समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात रही ना, तो इतना अगर आप सबको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे के प्रोसेस के लिए हम इसको मिटाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, बस आगे हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक, इस स्टेप को मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 और 7 है, यानी कि जो समीकरण नंबर 6 और 7 है, इसको हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से, ठीक है, कौन सा समीकरण 6 व 7 से, किसका I1, ठीक है, कॉमा I2 का मान समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर किसमें, कौन समीकरण है, तो ये है पांचवा समीकरण, 5 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 5 ये हमारा, यहाँ से लिखते हैं डेल इज इक्वल टू आ जाएगा, I1 के जगह पे क्या रखेंगे, तो I1 के जगह पे क्या रखना है, μ21 और कितना आ जाएगा R1, I2 के जगह पे क्या रखेंगे, μ21 R2, ठीक, इतना हमको मिल जाएगा, और माइनस में क्या था A, ठीक है। यहाँ से μ21 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेल, ठीक है, डेल हो गया, μ21 को कॉमन कर लीजिए, मिल जाएगा R1 प्लस में R2, और ये माइनस में हो गया A। वी नो दैट R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू है A के, तो यहाँ पे कर लीजिए डेल, और ये आ जाएगा μ21 और आ जाएगा यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ पे मिल गया इसके साथ में A, माइनस में A को कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे तो मिलेगा μ21 माइनस में 1, और ये आ जाएगा किसके बराबर, डेल के। तो ये हमारा मिल जाएगा कौन सा इक्वेशन, ये हमारा 7वां इक्वेशन था, आप इसको करना चाहें तो 8वां इक्वेशन बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना जहां तक
ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे लेंस के अपवर्तनांक के लिए हमको फार्मूला निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए लेंस के अपवर्तनांक के लिए हम फार्मूला निकालते हैं। ये कैसे करना है तो आगे हम स्टेप में देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रायोगिक अध्ययन जब करा गया तो प्रायोगिक अध्ययन करने के बाद हम ये पाते हैं कि जब हमारा विचलन कोण का मान बहुत ही मिनिमम होता है, क्या जब हमारे विचलन कोण का मान बहुत ही मिनिमम होता है उस दौरान जो हमारा यहाँ पे बनने वाला I1 एंगल है, यहाँ बनने वाला I1 एंगल और I2 एंगल ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I1 और कोण I2 ये आपस में बराबर होते हैं। और जो कोण R1 है ये कोण किसके बराबर होता है, R2 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे करते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे R1 और R2 के लिए। देखिए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आते हैं। क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यदि हम क्या करें आपतन कोण के मान को लगातार अगर हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, अगर हम आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर क्या होता है, मतलब आपतन कोण के मान को अगर लगातार बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान जो होता है ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होता जाता है। इस स्थिति में हम देखने को पाते हैं कि इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ऐसे ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह का बनता है इस फॉर्मेट में। तो ऐसे यहाँ से इनको हम जोड़ सकते हैं। ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा दिखाता क्या है, ये मिनिमम डिविएशन एंगल को दिखाता है, यानी कि बहुत ही कम विचलन कोण को दिखाता है, मिनिमम। ठीक है, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या है हमारा डेल एम और एंगल आई में रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर जनरेट हो गया। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं इसी पे बेस। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या बोला गया आपको कि इस दौरान यहाँ पे I1 एंगल और I2 एंगल ये आपस में क्या होता है, बराबर, यानी कि ये होंगे I के बराबर। और R1 एंगल ये बराबर किसके होता है, R2 के, और ये बराबर होता है किसके, R के बराबर होता है। ठीक है, इतना हमको देखने को मिला। अभी देखिए हम जो इसके पहले इक्वेशन ड्रॉ किए हैं, मतलब इक्वेशन जो फाइंड आउट करें उसी इक्वेशन पे हमको चलना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन हमको मिला है, क्या, यहाँ से a प्लस ये था a इज इक्वल टू था R1 प्लस में कितना R2, ये इक्वेशन था। और एक इक्वेशन हमारे पास और भी था। कौन सा इक्वेशन था, तो हमने देखा था क्या कि a यहाँ पे डेल इज इक्वल टू था ब्रैकेट में I1 प्लस में कितना I2, और ये माइनस में किसके था, माइनस में था एंगल ए के। ठीक, ये था हमारा। तो देखिए हम इन्हीं दोनों से इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एंगल ए, और एंगल ए इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब आर प्लस में कितना आर, और ये हो जाएगा 2r के बराबर, और यहाँ पे हो गया a। हम r इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो r एंगल निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पे, हाँ ये निकल के आ जाएगा हमारा, ये आ गया a/2 इज इक्वल टू आ गया r एंगल के बराबर। ठीक है, आगे देखें। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस डेल को निकाल रहे हैं। तो डेल को निकालेंगे, I1 और I2 एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर I1 और I2 एंगल, I1 देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा I1, ठीक है, इसके जगह पे I प्लस में क्या रखेंगे I, ठीक, और ये हमको मिल गया A। इन दोनों को मतलब A को इधर लेके चले जाओ, और ये मिनिमम डिवीजन की बात हो रही है, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या, डेल मिनिमम। ठीक है, डेल मिनिमम लिखा जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2i, और माइनस में A को इधर लेके आओगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल मिनिमम, और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा कितने 2i के बराबर। तो यहाँ पे i की वैल्यू निकालोगे तो डेल मिनिमम और प्लस में a/2,
ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, स्नेल के नियम को अप्लाई करते हैं। तो स्नेल का नियम हम जानते हैं क्या होता है। स्नेल का नियम ये होता है हमारा क्या, स्नेल के नियम की अगर बात करते हैं तो ये होता है μ1 साइन आई और इक्वल में क्या होता है μ2 साइन आर के बराबर होता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, साइन आई बाई में साइन आर। ठीक है, और आ जाएगा क्या μ2 बाई μ1 और इसको हम लिख सकते हैं क्या μ21। ठीक, और यहाँ पे इनके मान रख दीजिए। तो ये आ गया कितना, साइन I1 का मान कितना है, तो यहाँ से ये वाला एंगल निकलेगा I। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा I एंगल I1 नहीं। ठीक है, I एंगल और I एंगल का मान कितना है, तो ये है डेल मिनिमम। ठीक है, और प्लस में कितना है A है। ठीक, और रेशियो में कितना है 2, ये इतना बन गया और पूरे का रेशियो यहाँ पे आ गया साइन और ब्रैकेट में R के प्लेस पे कितना आ जाएगा A/2 और ये हमको मिल गया μ21 का फार्मूला, यानी कि ये हमको लेंस के अपवर्तनांक के लिए सूत्र मिल गया है। ठीक है, तो जहां तक मेरी समझ है हमको लगता है कि आपको ये सब पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके एनी क्वेरी अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, आपको वहां पर जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है।